हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदी न्यूज़पेपर जो आता है उसमें अलग अलग न्यूज़ हो गई एंड अलग अलग एडिटोरियल्स हो गए, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जैसे एसएससी होता है, फिर कोई भी ऐसा जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज वाला पेपर होता है, उसके लिए हम न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर से हम कैसे प्रीलिम्स के लिए, हम कैसे मेंस के लिए आर्टिकल्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ हम इस आर्टिकल में, इस लेक्चर में देखेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 4 नवंबर सैटरडे। तो चलिए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आई थी द हिंदू में। सबसे पहला आर्टिकल आया है आपका, जो अभी रिसेंटली वुमेन कोटा बिल आया है, पास हुआ है, एक्ट आया है लेजिस्लेचर में, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अभी रिसेंटली जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। और जो अभी रिसेंटली आईटी रूल्स में अमेंडमेंट होके जो फैक्ट चेकिंग यूनिट आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाया था, एंड अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स खुद अपनी फैक्ट चेकिंग यूनिट्स ला रहे हैं, ये उसके ऊपर है। अभी केरला में रिसेंटली जीका वायरस के कुछ केसेस आइसोलेट किए गए हैं, उसके बारे में है। और एक आपका एडिटोरियल आया है अबाउट जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो रहा है बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो उसके एनालिसिस और क्वालिटी के ऊपर कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में। सबसे पहला है डिफ़िकल्ट टू प्रेस फॉर वुमेन्स कोटा बिफोर लोकसभा पोल। सो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी रेलेवेंस समझा दूँ। तो सबसे पहले इसकी रेलेवेंस देखिए, प्रीलिम्स में है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुमेन इश्यूज़ की बात हो रही है। तो वुमेन के क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या डेटा है, स्पेशली डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एंड इकोनॉमी, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड लोकसभा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका आर्टिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले GS1 की अगर बात करें तो GS1 में आपका जो सोसाइटी वाला होता है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका आर्टिकल GS2 में आपका सोशल जस्टिस वाला जो आर्टिकल है, वाला जो टॉपिक है, सोशल जस्टिस में भी स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं जिसमें वुमेन आती हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका जो पॉलिटी है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल विच रिवॉल्व्स अराउंड द वुमेन्स इशू। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वाले आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इस वाले आर्टिकल में बोला क्या है। तो कि हम जैसे जानते हैं कि अभी रिसेंटली आपका एक एक्ट आया है दैट ग्रांट्स रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये हमें पता है। तो अभी किसी ने एक पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करा, ठीक है, कि ये वाला जो एक्ट है इसी चुनाव में लागू होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, इसके प्रोविजंस जो हैं, हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है, और क्यों ये 2000 आपका जो 29 वाला इलेक्शन है उसमें लागू होगा एंड अभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग क्या चाहते हैं कि ये वाला एक्ट अभी लागू हो, एंड क्योंकि वो अभी लागू नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मदद मांगी जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ वे फॉरवर्ड दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम पहले लागू नहीं कर सकते, वरना ये वर्चुअल लेजिस्लेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में आपका कीवर्ड मैंने मार्क कर रखा है, वर्चुअल लेजिस्लेशन। वर्चुअल लेजिस्लेशन क्यों हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो लेजिस्लेशन वाला काम है ये आपका पार्लियामेंट का काम है, आपका हाउसेस का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम है, अगर उनका इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो
अगर कोई अप्रोच करे अपनी ग्रीवियंस को लेके, तो उस ग्रीवियंस रिड्रेसल का काम होता है जुडिशरी का, और जुडिशियल रिव्यू का काम होता है ये देखना कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर जुडिशरी ही खुद लेजिस्लेशन करने लगे तो सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट होने लगेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम नहीं कर सकते। तो इस बिल के बारे में जो बात हुई है कि ये बिल जो है 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, ये इमीडिएटली अभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले इसको होने के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो 33% रिजर्वेशन है, सबसे पहले ये लागू होगा 2029 में। सबसे पहले होगा आपका सेंसस, सेंसस के बाद होता है आपका डीलिमिटेशन की जनगणना होगी, एंड जनगणना के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉन की जाएंगी पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड उसके बाद देखा जाएगा कहाँ पे कितने रिजर्वेशन की आवश्यकता है। रिजर्वेशन और आपका जो 2029 का इलेक्शन होगा उसमें तब लागू किया जाएगा। तो इतने स्टेप से गुजरना पड़ेगा इस पूरे 33% वाले रिजर्वेशन को। ठीक है, तो ये इसका प्रोविज़न है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अश्योर्ड पार्लियामेंट दैट द सेंसस और डिलिमिटेशन विल बी कैरिड सून आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। और ये जो आपका सेंसस है, इसके लिए आपका कौन सा सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है? 2024 का सेंसस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस पार्टी ने केस किया है उसने आर्गुमेंट क्या दिया है, देखिए ये वाला पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इमीडिएटली लागू क्यों होना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है आपका पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वाला लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो अमेंडमेंट आता है, देखिए वुमेन के लिए रिजर्वेशन उसमें भी है। 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं हर लेवल पे वुमेन के लिए रिजर्व्ड है वहाँ पे भी, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सेंसस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए सेंसस की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका जो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जॉब्स में स्पेशली आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, यहाँ पे भी रिजर्वेशन के लिए कोई सेंसस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आपका जो EWS वाला रिजर्वेशन जो पॉलिसी थी उस रिजर्वेशन में भी आपको सेंसस की ज़रूरत, डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जब आप इससे पहले कभी जितने भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ लाए हैं उसमें आपने सेंसस की रिक्वायरमेंट नहीं पुटअप की है और उसके बाद भी रिजर्वेशन दिया है, देन व्हाई नॉट हियर? तो यहाँ पे भी क्यों नहीं? यहाँ पे भी इसलिए तुरंत इसको लागू किया जाए। तो 2024 का इलेक्शन है उसमें इसको लागू किया जाए। लेकिन बात वही होती है कि यहाँ के इसके जो प्रोविजंस हैं, ये देख लीजिए, ये बेसिकली आपके आर्गूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल आपका ज़रूरी है। जब आप मेंस में आप वुमेन्स कोटा बिल से रिलेटेड जब आप आर्गूमेंट्स लिखें तो ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट, लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते हैं एक्चुअली। तो ये आप इस वाले आर्टिकल से उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल है 2023 में जो आया है, जो वुमेन वाला रिजर्वेशन वाला जो बिल है, ये कौन सा है? 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यूनानिमसली पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ टोटल इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेशन। तो अब देखते हैं की फीचर्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहली बात तो लोकसभा में लोअर हाउस में रिजर्वेशन होगा, एंड यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको आर्टिकल्स बहुत ध्यान में रखने हैं क्योंकि अभी ये रीसेंट अमेंडमेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये आर्टिकल्स पूछे जाएं। एंड प्रीलिम्स में भी आपके जो स्टेट PCS वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस आर्टिकल का क्या रेलेवेंस है या ये आर्टिकल कौन सा प्रोविज़न बताता है। एंड इनडायरेक्टली आपका जो UPSC भी है वो भी पूछता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखने हैं ये वाले आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल 330A जो है वो इंसर्ट किया गया है। ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल 330 के अंडर आता है, जो कि आपका रिजर्वेशन वाला आर्टिकल है फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा।
तो आर्टिकल 300 आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, एंड उसी से रिलेटेड आर्टिकल 330A है। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन में बी अलॉटेड टू रोटेशन बेसिस इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो सीट्स होती हैं रोटेशन बेसिस पे होती हैं। ठीक है, एंड सीट्स रिजर्व फॉर SC and ST, द बिल सॉट टू प्रोवाइड 1/3 ऑफ सीट टू रिजर्व फॉर वुमेन। तो आपके जो SC and ST वाले भी जो रिजर्व सीट्स होती हैं लोकसभा में भी, तो SC and ST के अंडर भी जो आपके SC and ST वुमेन हैं उनको भी इसमें अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यही आर्टिकल जो हमने 330 देखा ये आपका लोकसभा के लिए था। अब ये आपका 332 है आर्टिकल, ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है, एंड सेम यही प्रोविजंस आपके इनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 239A। ये आपको ध्यान में रखना है, ये किस लिए है कि जो आपकी स्टेट असेंबली है आपकी NCT ऑफ दिल्ली की, जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली लेजिस्लेचर है उसमें भी अब से वुमेन के लिए लेजिस्लेचर हो, वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। एंड कमेंसमेंट ऑफ द रिजर्वेशन, ये वाला प्रोविजन के बारे में बात की, द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर, देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल में ही दे रखा है कि कब ये लागू होगा। सबसे पहले सेंसस होगा 2024 का, कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बिल हैज़ बीन पब्लिश्ड बेस, और उसके बाद आपका डिलिमिटेशन होगा, एंड उसके बाद अंदाज़ा लिया जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस बेसिस पे कितना रोटेशन किया जाए सीट्स का और वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। और ये भी बोला है कि जो रिजर्वेशन है दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, एंड शैल कंटिन्यू टिल सच डेट। तो ये टाइम लिमिट भी दे रखी है कि ये रिजर्वेशन है, हमेशा के लिए नहीं है ये रिजर्वेशन, ये लागू होने के 15 साल तक के लिए ही है रिजर्वेशन। 15 साल के अंत में अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकता है। और आखिरी में बात की जो रिजर्वेशन है ये आपका रोटेशन बेसिस पे चलेगा। अब ये बिल के आर्गूमेंट्स क्या हैं कि क्यों ये बिल इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये बिल लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे बात आती है। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, उससे एक टाइप से जेंडर इक्वालिटी आती है। अभी क्या है, जो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, अगर हम अपना लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में प्रपोर्शन देखें कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, जो MPs हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें वहाँ पे भी आपकी जेंडर पैरिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। एंड आप एक टाइप से यहाँ पे भी देख सकते हैं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है कौन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है। इसने इंडिया को 48 आउट ऑफ 146 रैंक किया इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये जो है आप डेटा, ये आप एज इट इज़ अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं जब भी आप वुमेन और पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए, उसके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है आपका हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन। हमेशा से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, वो बहुत कम रहा है कि द नंबर ऑफ वुमेन MPs हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5% इन द लोकसभा टू 15% इन 17 बट द मेंबर्स कंटिन्यू टू बी क्वाइट लो। तो देखिए आज के समय में मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, साल चल रहा है 2023, और हमारे लोकसभा में सिर्फ 15% ही महिलाएं हैं वो MP हैं, इतनी कम। ठीक है, A 2003 study about the effect of reservation for women in panchayats showed that women elected under the reservation policy invest more in public goods closely linked to the women concern। तो 2003 में एक स्टडी करी गई थी जिसमें पाया गया था पंचायत में जो महिलाएं रिजर्वेशन के थ्रू इलेक्ट होके आती हैं, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका, जो अलग अलग पब्लिक गुड्स में इन्वेस्टमेंट होता है पंचायत में, जो वुमेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है जब वुमेन कोई भी ग्राम प्रधान बनती हैं तो एक टाइप से उस पूरे गांव में फिर वुमेन्स का जो कंसर्न है वो और ज़्यादा अच्छे से एड्रेस होता है। द वेरियस सर्वे डू इंडिकेट। उसके बाद आपका तीसरा रीज़न है वुमेन्स राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इससे वुमेन को अधिकार मिलता है कि
वो अपने लाइफ से संबंधित डिसीजंस क्या लें, कैसे लें, और वो खुद लें, ना कि कोई और लें उनके लिए. The various surveys do indicate that the women's representatives from Panchayati Raj have worked commendable in the development and overall well-being of society in villages, and many of them would definitely want to work the larger scale, face various challenges in the political structure. तो यहाँ पे बताया गया कि जो पंचायती राज सिस्टम है, जो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहाँ देखा गया है कि वहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, जो सोसाइटी है सोसाइटल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, और वहाँ पे महिलाएं और ज़्यादा इच्छुक हैं कि और बड़े स्केल पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वो भाग लें. ठीक है. उसके बाद चौथा आपका रीज़न आता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव जिससे आते हैं पॉलिटिक्स में. ठीक है. अभी तक से पुरुषों का ही पर्सपेक्टिव के बेसिस पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आती हैं, हालांकि ऐसा इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट दैट इज़ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव. अगर वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, उनके जो नज़रिया है हमारे पॉलिसी मेकिंग में, हमारे लॉज में जो वुमेन सेंटर्ड पॉलिसीज़ हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगी. मोर डाइवर्स लेजिस्लेचर्स दैट इंक्लूड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन कैन ब्रिंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की लीड टू बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इससे 5वें नंबर पे क्या बोला है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा. ठीक है. एम्पावर्स वुमेन एट वेरियस लेवल्स, नॉट ओनली इनकरेजेस मोर वुमेन टू पार्टिसिपेट, इंस्पायर मोर वुमेन लीडरशिप रोल्स. तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो इससे लीडरशिप बढ़ेगी. ठीक है. इससे जो वुमेन के कंसर्न्स है वो स्पेसिफिकली एड्रेस होंगे. एक टाइप से अगर वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है तो उससे वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होता है. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, एंड इससे जब वुमेन देखती हैं कि बाकी वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब उन्हें एक टाइप से इनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी और आगे बढ़ें. तो एक टाइप से पॉजिटिव फीडबैक लूप समझ लीजिए कि एक आगे बढ़ता है तो बाकी भी उसको देख के आगे बढ़ते हैं, तो इससे पूरी कम्युनिटी का विकास होता है. 6 नंबर पर है प्रमोशन ऑफ वुमेन्स इश्यूज. वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफन प्रायोरिटाइज एंड एडवोकेट फॉर इश्यूज दैट डायरेक्टली अफेक्ट वुमेन सच एज जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. द प्रेजेंस कैन लीड टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ दिस इश्यूज. तो अक्सर पाया जाता है कि जैसे गांव में हम देखते हैं, हम बेटियों को के पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते. हाई स्कूल तक आते रहते, कॉलेज आते आते तक वो निकल जाती हैं एजुकेशन सिस्टम से. ठीक है. महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होता है. वुमेन की हेल्थ हो गई, जैसे अनीमिया के इश्यूज़ आजकल वुमेन में बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर बात कर लीजिए, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारी महिलाएं आती हैं. तो ये जो जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं वो एक टाइप से कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिस्कस किए और जाएंगे तो उनके ऊपर और ज़्यादा एक्शंस लिए जाएंगे. और 7वें नंबर पर है वुमेन रोल मॉडल्स. Women leaders in politics can serve as a role model for young girls, encouraging them to aspire to leadership positions in various fields. Representation in politics can break stereotypes and inspire future generation. तो अभी क्या है कि अभी पॉलिटिक्स में क्या बोला जाता है कि बेसिकली काफ़ी पेट्रियार्कल टाइप का सिस्टम है, पॉलिटिक्स में भी मेल डोमिनेटेड है. लेकिन अगर वुमेन बनती हैं लीडर्स तो उससे बाकी वुमेन जो होती हैं, जो यंग जनरेशन होती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेंगी कि वुमेन और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें. जैसे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल है. आप इस एग्जाम्पल को अलग अलग जगहों पे, जैसे एससे हो गया, जैसे आपका सोसाइटी हो गया, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी. ठीक है. जैसे सुषमा स्वराज जी जो थी वो सेकंड वुमेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी थी. तो इन्होंने क्या किया है, हमारे कंट्री की जो यंग वुमेन है उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. आज के समय में जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं कहीं ना कहीं वो इनसे इंस्पायर होती हैं बहुत ज़्यादा. तो ये इसके की आर्गूमेंट्स हैं इस बिल के, कि ये जो अभी रिसेंटली एक्ट आया है इसको सपोर्ट करने वाले आर्गूमेंट्स हैं. अब अगला आर्टिकल आता है दिल्लीज एयर क्वालिटी प्लमेट्स, और उसके बाद एक और आता है हेज डेवलप्स दिल्ली एज पोल्यूशन पीक्स टू इमरजेंसी लेवल. तो वही आर्टिकल है देखिए जो आपका हर साल इस टाइम पे आता है. देखिए कि दिल्ली में के सराउंडिंग रीजन में स्टबल बर्निंग होने लगी है, एंड इसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया. ठीक है. इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसके जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए, एंड वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़,
ब्रीदिंग या फिर हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करी है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं कि क्या क्या रीज़न। सबसे पहले आपको मैं इसकी रेलेवेंस समझा देता हूँ। रेलेवेंस की अगर बात करें, सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे जो मैंने कुछ कीवर्ड्स को ब्लू कलर से में ब्लू हाईलाइट कर रखा है, जैसे CAQM हो गया, CAQM हो गया, आपका GRAP हो गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये आपको पता होने चाहिए कि असल में ये क्या हैं, क्यों हैं, इनका क्या फंक्शन है, इनके बारे में अभी अच्छे से बताऊंगा। और आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीजंस पता होने चाहिए कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों होता है। ये आपका GS3 में आता है, आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में। रीजंस पता होने चाहिए, क्या क्या इकोनॉमिक रीजंस हैं, क्या क्या इन्वायरमेंटल रीजंस हैं, क्या क्या एग्रीकल्चरल रीजंस हैं, क्या क्या सोशल रीजंस हैं। एंड रीजंस के साथ आपको सल्यूशन भी पता होने चाहिए कि इन सब के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में बात करी है कि क्या क्या काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। कि सबसे पहले तो स्टबल बर्निंग होता है, लोकल पल्यूटेंट्स होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिनसे पल्यूशन होता है। ठीक है, एंड लोगों से बोला गया है कि आप घरों के अंदर रहिए, अलग से अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल मत करिए, और करिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करिए। ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद बात करी जा रही है यहाँ पे पोल्यूशन के चलते सारे जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, आपकी डिमोलिशन या तोड़ने की एक्टिविटीज़ हो गई, उनको बंद कर दिया गया। आपके जो BS4 और BS3 के डीजल वाले इंजन्स थे उनको बैन कर दिया गया फ़िलहाल। अलग अलग एंटी स्मोक गन से स्प्रिंकलिंग की जा रही है सड़कों पे। और इसके बाद बात करी है कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब इंसानों की वजह से ही ये पोल्यूशन हो रहा है। कि जैसे विंड स्पीड, कि जैसे कहीं पे पोल्यूशन है कहीं पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हवा चलती है तो अपने साथ साथ हवा भी है, वो पोल्यूशन को अपने साथ उस जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी, विंड वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो पोल्यूशन जहाँ है वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, विंड डायरेक्शन सही नहीं है, उसके बाद बरसात नहीं हो रही है। तो ये जो पोल्यूशन है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूशन जो है, इस आर्टिकल से हमें पता चलता है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि जो पोल्यूशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मैन मेड फैक्टर्स की वजह से ही, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी है। अब एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों होता है, क्या क्या रीजंस है दिल्ली में कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ रहा है। सबसे पहली बात तो स्टबल फार्मिंग, कि जो धान के बाद, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो पराली जलाई जाती है, वो एक बहुत इशू है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पंजाब में एंड हरियाणा में होता है। बर्न क्रॉप रेजिड्यू टू क्लियर देयर फील्ड। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, खरीफ की फसल के बाद जब धान कट जाता है तो उसके कटने के कुछ ही समय बाद नई फसल बोई जाती है। लेकिन जो अब हम ट्रैक्टर से, कंबाइन हार्वेस्टर से यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो एक पौधे का वो बच जाता है। तब उसको हटाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर लेबर मज़दूरों को लगाया जाए उसको हटाने में, तो सबसे पहली बात तो समय उसमें लगता है, दूसरी बात उसमें खर्चा बहुत आता है। तो ताकि अपने खेत को अगली फसल से पहले तैयार किया जा सके, वो भी बहुत जल्दी और कम समय में और कम पैसा खर्च किए बिना, ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना, उसका सल्यूशन क्या है कि फार्मर्स क्या करते हैं, पूरा आग लगा देते हैं। ठीक है, आग लगने से क्या होता है, जितने भी फसल जो और निकली होती है, ठीक है, वो पूरी जल के राख हो जाती है और उसके बाद वो फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। तो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। और इसकी मदद से जब खेत पूरा साफ़ हो जाता है, जल्दी से फिर गेहूं की फसल वहाँ पे बो दी जाती है। तो दिस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। तो इतने भारी मात्रा में जब सबके खेतों में आग लगाई जाती है तो बहुत भारी मात्रा में धुआं होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, और जो हवा चलती है वो
दूसरी जगहों पर दिल्ली में ले जाती है। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ पे जो विंड डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं हम, विंड डायरेक्शन का क्या रोल प्ले होता है कि जैसे ये छोटा सा जैसे इंडिया का मैप है, यहाँ पे देखिए होता है आपका दिल्ली एनसीआर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका पंजाब हो गया, इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे हरियाणा हो गया। अब क्या होता है, टाइम क्या होता है आपका अक्टूबर और नवंबर का टाइम होता है। ये कौन सा टाइम होता है आपका, रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका विंड रिवर्सल, ठीक है, विंड रिवर्सल होता है। तो अब इस टाइम पे देखिए यहाँ पे स्टबल बर्निंग चल रही होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, खेत जलते हैं, धुआं होता है। और जो हवा होती है, हवा का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होता है, देखिए क्यों, क्योंकि ये रिट्रीटिंग मानसून है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसका ये डायरेक्शन होता है, लेकिन जब आपकी ठंडी आने लगती है ना, अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, विंड्स क्या होती हैं, रिवर्स कर जाती हैं और सारी विंड्स इस डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्मोक का बिल्डअप होता है वो यहाँ पे कैरी हो जाता है, देखिए आपका दिल्ली के ऊपर कैरी हो जाता है, यहाँ पे स्मोक आने लगता है, ठीक है, ऐसे। इसलिए विंड डायरेक्शन की हम यहाँ पे जब बात करते हैं, ये होता है मतलब विंड डायरेक्शन का धुआं जो है पंजाब हरियाणा से फ्लो करके दिल्ली के ऊपर आ जाता है सारा धुआं, और जितना भी पॉल्यूशन है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब उसके बारे में यहाँ पे एक डेटा के बारे में दिया है, अकॉर्डिंग टू सफ़र 2021 में स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूशन टू दिल्लीज पोल्यूशन वॉज 25%। ये डेटा जो है आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल डेटा है। आप इसको अपने मेंस के आंसर में डायरेक्टली कोट कर सकते हैं जब भी आप पोल्यूशन की बात करें, या फिर आप केस स्टडी की बात करें, तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को। इससे आपके आंसर में वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। उसके बारे में तो ये डेटा कहता है जो स्टबल बर्निंग है दिल्ली में पोल्यूशन में उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद स्टबल बर्निंग एमिट्स टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो जहरीली गैसेस होती हैं जिनसे इंसान की डेथ हो जाती है, बल्कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, आपका कैंसर कॉज करने वाली जो गैसेस होती हैं, बेंजीन होती हैं, ये निकलती हैं। और आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपके स्मॉग फॉर्म करते हैं या फिर आपके स्मॉग फॉर्म करते हैं, वो निकलते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे बात करा है विंड डायरेक्शन के बारे में, यही जो हमने अभी डिस्कस किया था इस पूरे में। आप इस मैप को डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। आपके मेंस वाला जो मेंस का आंसर में आप इस मैप को डायरेक्टली ऐसे बना के लेबल करके आप लिख सकते हैं। विंड डायरेक्शन की क्या प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ नॉर्थ वेस्टर्ली पोस्ट मानसून। देखिए यहाँ पे जो विंड डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं, ठीक है। दीज विंड ब्रिंग डस्ट एंड स्मोक टू द सिटी व्हेन स्टबल इज बीइंग बर्न्ड। तो यही वाली बात जो हमने यहाँ डिस्कस करी है। अ चेंज इन विंड डायरेक्शन मीन दीज पोल्यूटेंट्स आर नॉट कैरिड इनटू द सिटी व्हीकुलर इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, कौन सा, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ का, कार्स चलती हैं, बहुत हाई डेंसिटी है कि दिल्ली में कार्स होती हैं, बसेस होती हैं, मेट्रोज होते हैं, कोल पावर प्लांट्स होते हैं। दिल्ली हैज़ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एमिट हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो भी एनर्जी यूज़ की जाती है वो फॉसिल फ्यूल्स की जाती है, कोल को बर्न करके की जाती हैं, पेट्रोल को, डीजल को बर्न करके।
एंड इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट डेटा है। IIT दिल्ली ने स्टडी की थी कि जो व्हीकुलर एमिशन है वो दिल्ली में 25% तक आपका PM 2.5 लेवल बढ़ाता है। ये भी डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका और क्या रीज़न्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 रीज़न्स डिस्कस कर लिए। चौथे रीज़न की अगर बात करें कि जैसे डस्ट स्टॉर्म वहाँ पे आते हैं, फायर क्रैकर आपके दिवाली के टाइम जलाए जाते हैं, और आपका जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है वहाँ पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अदर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन विंटर के टाइम पे डस्ट स्टॉर्म जो है डस्ट पार्टिकल्स लाते हैं आपके राजस्थान और हरियाणा से। फायर क्रैकर्स बहुत भारी मात्रा में जलाए जाते हैं, और आपका बायोमास जलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन विंटर के टाइम पे। टेम्परेचर इन्वर्जन पहली बात तो होता क्या है, व्हेन टेम्परेचर एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज with altitude instead of decreasing as usual, creates a layer of warm air above the cold air, trapping the pollutant near the ground। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जनरली टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन में जैसे हमने अक्सर देखा है पहाड़ों पे जब भी हम चढ़ाई करते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो नीचे जाने लगता है और कूल होने लगता है टेम्परेचर, कि नीचे जो है हम देखते हैं कि हरे भरे पेड़ हैं और ऊपर जो है बर्फ़ गिरी होती है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन क्या होगा अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएं और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर भी बढ़ता जाए, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब उसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या होता है, आपका आता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब एयर जो है, एयर की लेयर्स जो हैं, अलग अलग जो लेयर्स होती हैं एयर की ज़मीन से लेके ऊपर तक, वो आपस में मिक्स नहीं होती हैं। जो लेयर नीचे है वो नीचे ही रहती है, जो लेयर ऊपर है वो ऊपर ही रहती है। इसका इम्प्लीकेशन आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये शहर है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक टाइप से मान लीजिए टेम्परेचर इन्वर्जन हो रखा है, ठीक है, और ये आपका विंटर का मंथ है, आपका दिसंबर का महीना है। तो हम जानते हैं कि इस टाइम पे एयर जो है कूल रहती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप की लेयर इस्टेब्लिश हो जाती है आपकी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, अ लेयर ऑफ वार्म एयर अबव अ लेयर ऑफ कोल्ड एयर। ठीक है, तो ये आपकी होती है वार्म एयर, एंड ये जो नीचे की लेयर होती है आपकी, ये होती है आपकी कोल्ड एयर की। तो इससे क्या होता है कि जो ये वाली लेयर होती है और ये वाली लेयर होती है, ये आपस में मिक्स नहीं हो पाती हैं। अब जब मिक्स नहीं हो पाती हैं तो ये सेपरेट रहती हैं। तो मान लीजिए अगर सिटी में अगर यहाँ पे ढेर सारा पोल्यूशन है, ठीक है, अब पोल्यूशन के जाने का एक तरीका ये है कि ये वाली जो लेयर है कोल्ड एयर वाली, ये इससे मिक्स हो जाए। अगर मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा सा पोल्यूशन जो है ऊपर जाके डिसिपेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पोल्यूशन है वो इसी सिटी के अंदर ही बना रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन एक तो बना रहेगा और बढ़ता जाएगा, एक टाइप से ट्रैप रहेगा पोल्यूशन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में पोल्यूशन इस तरीके से एक्ट करता है। ये होता है एक टाइप से इम्पैक्ट, समझ लीजिए टेम्परेचर इन्वर्जन का। टेम्परेचर इन्वर्जन अफेक्ट्स डेली पोल्यूशन इन विंटर व्हेन वेदर इज कोल्ड एंड काम। Pollutants from the stubble burning vehicle and industrial accumulate in the lower atmosphere and form thick layer of smog। यहीं जैसे हमने बात करी, पोल्यूशन जो है ऊपर मिक्स नहीं हो पाता है, एस्केप नहीं कर पाता है यहाँ से। तो जो आपका स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन हो गया, व्हीकल से हो गया, कूड़े जलाने से पोल्यूशन हो गया, वो यहीं पे ट्रैप रहता है एंड कम तो होता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इससे क्या होता है, स्मॉग बन जाते हैं। सर्दी में क्या होता है, फॉग होता है,
और फॉग जब होता है कि जो कोहरा होता है जब आपके धुएं से मिल जाता है, स्मोक से, तब उसे कहते हैं स्मॉग। एंड ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, जैसे कंजेशन चार्ज होता है। कंजेशन चार्ज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है एक कि देखिए मान लीजिए ये आपका शहर है दिल्ली, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड्स हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो सरकार क्या कर सकती है, जो भी गाड़ियाँ जिस रास्ते से यहाँ पे एंटर करती हैं, यहाँ पे इनसे कंजेशन चार्ज लिया जाए, यहाँ पे इनको और ज़्यादा पैसा लिया जाना चाहिए कि यहाँ पे जाके, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक टाइप से फाइन किया जाए इनको, ठीक है। तो ये होता है पॉल्यूशन चार्ज। प्राइवेट व्हीकल्स ड्यूरिंग पीक आवर्स इफेक्टिव वे टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। तो इससे एक तो ट्रैफिक भी कम होता है, व्हीकल्स कोशिश करती हैं टैक्स को अवॉइड करने का तो वहाँ से नहीं जाती हैं, ट्रैफिक कम होता है यहाँ पे और यहाँ से पॉल्यूशन कम होता है। और इस इनकरेज करते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए, और इससे जो पैसा आता है उसको हम बाकी प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इको फ्रेंडली चॉइसेस हो गए, ठीक है। कंजेशन चार्ज इज़ अ फी दैट ड्राइवर्स हैव टू पे टू एंटर और यूज़ स्पेसिफिक एरियाज और रोड्स दैट आर प्रोन टू ट्रैफिक कंजेशन। तो हम ये कर सकते हैं दिल्ली में। और क्या कर सकते हैं, कैप एंड ट्रेड फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन। तो एक टाइप से ये तो हो गया आपका कार्स या फिर व्हीकुलर एमिशन, इसको कंट्रोल करने के लिए। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है जो लिमिट कर देता है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है कितना कार्बन एमिट कर सकती है या कितना पल्यूट कर सकती है, ठीक है। इंडस्ट्री है, पल्यूट तो करेगी थोड़ा ना थोड़ा बहुत, बट कितना ज़्यादा कर सकती है उस पर लिमिट लगाई जाए। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री को लिमिट दी जाए कि आप 5 टन कार्बन एमिट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 6 टन या 7 टन कार्बन एमिट किया उसके ऊपर फिर चार्ज करना शुरू किया, टैक्स लगाना शुरू किया, ठीक है। मार्केट ड्रिवन अप्रोच टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इससे इंडस्ट्रीज जो है कोशिश करेंगी कि पहली बात तो पॉल्यूशन कम हो, और अगर ज़्यादा करती हैं तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जिससे और फर्दर हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस सिस्टम क्रिएट्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, रिड्यूस देयर एमिशन एंड इन्वेस्ट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्रीज इन ओवरऑल पॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए कर सकते हैं। अब और हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए कि ड्रोन्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपके पॉल्यूशन हॉटस्पॉट होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है। एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू मिटिगेट द इमीडिएट इम्पैक्ट, ठीक है, एंड पब्लिक हेल्थ वाइल ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफाइंग। तो पॉल्यूशन को नापने के लिए किस सिटी में, किस समय पे, किस पॉइंट पे और क्या रीज़न से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हम ड्रोन्स को वहाँ पे भेज के उसका पता लगा सकते हैं, ताकि हम उस समय पे जल्दी से जल्दी एक्ट कर सकें। हम वर्टिकल गार्डन्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि गार्डनिंग को और प्रमोट कर सकते हैं, एक टाइप से ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं। कि हम जानते हैं कि आजकल के समय में जो सिटीज़ हैं वो अब स्काईस्क्रेपर्स के टर्म्स में बढ़ने लगे हैं, वर्टिकल ग्रोथ होने लगी हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो ज़मीन पर ही होते हैं, ठीक है, एंड फॉरेस्ट जो होते हैं सिटी का पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो क्यों ना इन्हीं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इन्हीं में हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ ऐसे गार्डन टाइप के लगा दिए जाएं। तो इससे क्या होगा, ग्रीन कवर बढ़ेगा, जो प्लांट्स हैं वो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में फिर हेल्प करेंगे। एडिंग, ठीक है, दे आर नॉट ओनली इन्हांस अ विजुअल अपीयरेंस बट ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर। तो एयर को प्यूरिफाई करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रमोट करेंगे, ठीक है। एंड जो आपका जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, आपकी अर्बन बायोडाइवर्सिटी है उसमें हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद आपका अगला होता है कि रिवॉर्ड फॉर लो कार्बन लाइफ स्टाइल, कि जैसे लोगों को और इनकरेज किया जाना चाहिए कि लोग कार से नहीं मेट्रो को यूज़ करें, पब्लिक बस को यूज़ करें। अगर 4 लोग एक साथ एक जगह पे जा रहे हैं तो 4 अलग अलग गाड़ियों से ना जाके चारों एक ही गाड़ी से जाएं, ठीक है। और एक टाइप से लोगों को रिवॉर्ड किया जाए अगर वो ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने चाहिए, टैक्स बेनिफिट देने चाहिए अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को
प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, इनकरेज किया जाए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात आती है, क्या CAQM की यहाँ पे बात होती है। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कहाँ पे? इन NCR रीजन। तो CAQM क्या है? अभी तक देखिए एक बॉडी थी जिसका नाम था इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो EPCA थी। ठीक है, EPCA जो थी अभी तक एक टाइप से पोल्यूशन और इन्वायरमेंट के मामले में पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रमोट करती थी, इंटर स्टेट कोऑपरेशन प्रमोट करती थी, और एक्सपर्ट और रिसर्च इन्वॉल्वमेंट और रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट करती थी। ठीक है, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से। ठीक है, इससे एक टाइप से बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है, एफर्ट्स जो है आपके स्पेशली दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यूपी, इन्हीं जगहों को पोल्यूशन को कम करने के लिए ये वाली एक बॉडी बनाई है जिसने EPCA को रिप्लेस करा है। इन स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करी जाए, रिसर्च इनोवेशन किया जाए और ये सब चीज़ें। अब उसके बाद एक और कीवर्ड आता है आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जिसका नाम था क्या? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2016 में क्या बोला रिगार्डिंग ये दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेके था। ठीक है, कि एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया जाए जिसमें एयर क्वालिटी जैसे जैसे ख़राब होती जाती है, सॉल्यूशंस भी उसी हिसाब से लिए जाएं। ठीक है, अब प्लान वॉज नोटिफाइड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ठीक है, और जैसे जैसे एयर क्वालिटी ख़राब होती जाती है, जो मिनिस्ट्री है एक्शन लेना उस हिसाब से शुरू करती है। एंड एयर क्वालिटी को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, सीवियर प्लस इमरजेंसी, पुअर, वेरी पुअर, एंड उस हिसाब से एक्शंस भी डेजिग्नेट किए गए हैं। एंड देखिए इस तरीके से एयर की क्वालिटी को बताते हैं कितनी ख़राब है कैटेगरी। अगर मॉडरेट टू पुअर है तो उसका मेज़रमेंट भी होगा। अगर आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की संख्या इतनी होगी और PM10 की इतनी होगी, वेरी पुअर में इतनी संख्या होती है, सीवियर में अगर इतना हो, सीवियर प्लस कैटेगरी में इतना हो। एंड उसी हिसाब से अगर इस कैटेगरी का पोल्यूशन है तो देखिए इस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपका मॉडरेट टू पुअर है तो थर्मल पावर प्लांट्स को कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, मैकेनाइज स्वीपिंग की जाए, पटाखों को बैन किया जाए, कचरे को जलाना बैन किया जाए। और जैसे जैसे पोल्यूशन और ज़्यादा होता जाता है, आपका जो मेजर्स होते हैं, मेजर्स और भी स्ट्रिंजेंट बनते जाते हैं। ठीक है, ये है। अब आता है आपका ये वाला आर्टिकल आता है रेट्रोग्रेड स्टेप। ये आर्टिकल बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट ने अपना IT रूल्स अमेंड करके अभी 2023 में एक फैक्ट चेकिंग यूनिट लाया था अभी सेंटर, ताकि जो फेक न्यूज़ है, आपका मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे कंट्रोल किया जाए। एंड उसी को देख के अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो भी अपने फैक्ट चेकिंग यूनिट बना रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग यूनिट को अगर कोई भी चीज़ सही नहीं लगेगी तो वो कह सकता है कि इसे इंटरनेट से हटा दिया जाए। जैसे कौन कौन सी गवर्नमेंट हो गई, जैसे कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट हो गई आपकी, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो आर्टिकल क्या बताता है, उनके इस मूव को कि क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे करता है? सबसे पहली बात ये बताता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग स्टेट जो है अपने फैक्ट चेकिंग यूनिट लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसके क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहली बात तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट है, ये सरकार ही इस्टेब्लिश कर रही है। सरकार को नहीं बल्कि कोई थर्ड पार्टी को डिसाइड करना चाहिए। सरकार ही डिसाइड करेगी क्या सही है और क्या गलत है। एंड मान लीजिए कोई क्रिटिसिज्म हो, ठीक है, सरकार के प्रति कोई भी आलोचना हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना फैक्ट चेकिंग यूनिट को यूज़ करके किसी भी क्रिटिसिज्म को गलत बता सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिकल 19 है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
उस लोगों का जो डिसेंट का राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं इससे मिसयूज़ होके कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरे आर्टिकल का जिस्ट। तो अगर हम इसकी रेलेवेंस की बात करें तो आपका जो प्री है उसमें आपका जो आर्टिकल 19 के अलग अलग डायमेंशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम मेंस की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका GS2 में आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी में भी आपका जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, स्पेशली ओवर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, इस पूरे आर्टिकल के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। IT रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में भी, और इसके अलावा उसके और क्या क्या प्रोविजंस हैं हम 12 अक्टूबर के जो एडिटोरियल एनालिसिस था हम उसमें कर चुके थे। एंड उसके बाद आपका एक और आर्टिकल आता है कि 5 कर्नाटक विलेजेस कम अंडर द स्कैनर आफ्टर द जीका आउटब्रेक। तो जीका आउटब्रेक क्या है क्या नहीं है एक बार हम लोग देख लेते हैं। जीका क्या है? एक टाइप से वायरल इन्फेक्शन है। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी हम रेलेवेंस की बात करें, ये वाला आर्टिकल आपका प्राइमरीली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजीज़ के बारे में बात हो रही है। अक्सर डिजीज़ के ऊपर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये डिजीज़ कॉज करता है, कोई बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। इसके वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, एंड इसके अलावा और रिलेटेड डिजीज़ेस जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको ये वाला आर्टिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। फैलता किससे है? आपके मॉस्किटोज से फैलता है। मॉस्किटोज भी कौन सा? आपका एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, एंड एडीज इजिप्टी ही है, ध्यान में रखिएगा बहुत, यही मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है, ठीक है। एंड ये वाला जो वायरस है आपका जीका वायरस, ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एंड most people infected with virus do not develop symptoms are similar to those of flu। तो ये कोई जो वायरस है तो बहुत डेडली, बट इसके जो लक्षण हैं ये बिल्कुल जो कॉमन फ्लू होता है, आपका वायरल फीवर जो ऐसा हो गया मौसम चेंज होने पे, ठीक है, या फिर सिंपली अगर फीवर हो गया, सर दर्द हो गया, इस तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं। एंड एडिशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे रैश आपके आने लगते हैं शरीर में, जैसे डेंगू के समय में आते हैं, ठीक है। उसके बाद also fears around Zika primarily involve microencephaly, especially when pregnant women are infected, ठीक है। तो इसका एक और इशू क्या होता है? माइक्रोसेफेली होता है। ये होता क्या है एक बार ये देख लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबीज आर बॉर्न विथ स्मॉल अंडर डेवलप्ड ब्रेन्स। तो जो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, उसको हो गया जीका वायरस, तो जो प्रेग्नेंट मदर है उसका जो बेबी होगा ये वायरस सीधे उसे अफेक्ट करेगा। तो जब बेबी का बर्थ होगा एंड उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बर्थ में देखा जाएगा कि जो बर्थ के बाद बेबी का जो ब्रेन का साइज़ है ये सीधे उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये वायरस इस मामले में बहुत ख़तरनाक है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, लोगों को ऐसे अलग से सिम्टम्स इसके नहीं लगते, ठीक है। लोगों को हल्का फुल्का बुखार होता है, रैशेज आने लगते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं, मसल पेन होता है, हेडेक होता है और रेड आइज होने लगते हैं। अपीयर 2 to 7 days आफ्टर बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो मान लीजिए अगर कोई जीका वाला जो मॉस्किटो है काट लेता है तो उसके लगभग 2 से हफ्ते भर बाद आपको इसके सिम्टम्स दिखते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? तो इन्फेक्शन जो है माइल्ड होता है यूजुअली, ठीक है। एंड ये सबसे ज़्यादा सीरियस किसके लिए होता है? आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनका जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं सीधे उनके ब्रेन का साइज इम्पैक्ट होता है उससे। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू बर्थ इफेक्ट, माइक्रोसेफेली की बात करी मैंने, और जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ऑल्सो हैव बीन लिंक्ड टू
Guillain-Barré syndrome, a rare autoimmune disorder that can lead to muscle weakness and paralysis। और इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा बहुत, इसका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। अगर ये होता है तो आपकी बॉडी खुद ही अपने तरीके से हील करती है। अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। तो ये वाला आर्टिकल है द IITs आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। तो इस आर्टिकल की अगर रेलेवेंस की अगर बात करूं, ये वाला आर्टिकल आपका प्राइमरीली मेंस में GS2 में इंपॉर्टेंट है। GS2 में भी आपका जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी आपका जो सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस है, उसमें आपका एजुकेशन एंड एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन इश्यूज जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है, अगर मैं आपको जिस्ट बताना चाहूँ तो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी IITs ने अपने फॉरेन कैंपस खोलना शुरू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चिंता जताई है, चिंता ये जताई है कि जैसे इंडिया में भी IIT ने एक्सपैंड किया था, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद एक इशू आने लगा फैकल्टी एंड क्वालिटी का इशू, कि जब तक IITs कम संख्या में थे तब तक उन्हें देखा गया कि वहाँ पे फैकल्टी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब जैसे जैसे IITs अब हर स्टेट में और अलग अलग सिटीज़ में खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनमें इनरोल कम हो रहे हैं एंड फैकल्टी भी है वहाँ पे, फैकल्टी की एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है और वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं फैकल्टीज़ की। तो इस पूरे एक्सपेंशन के ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन किया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में। तो सबसे पहले यहाँ IITs के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है कि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हमारे हायर एजुकेशन के टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, काफ़ी सारे लीडर्स ने इन्होंने प्रोड्यूस किया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट होते हैं। लेकिन अब एक नया इशू वो क्या आ रहा है, IITs जो है फॉरेन कैंपसेस में अपनी ब्रांच खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? ताकि इंडिया जो है अपनी सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर सके। इंडिया की सॉफ्ट पावर मतलब जो नॉन मिलिट्री या एग्रेसिव पावर होती है, जैसे इंडिया का कल्चर पावर हो गई, जैसे इंडिया की जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे, ठीक है, वैसे ही जैसे एजुकेशन को यूज़ करके एक टाइप से पॉजिटिव डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होना, उस चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट पावर। जैसे इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है पूरा योगा का, आज के समय में पूरी दुनिया जो है इंडिया को योगा के टर्म्स में जानती है, एक टाइप से यूनिटी इन डाइवर्सिटी के टर्म्स में जानती है, ठीक है, कल्चरल रिचनेस के टर्म्स में जानती है। तो ये सब हो गया इंडिया का सॉफ्ट पावर, कि इंडिया कैसे अपने कल्चर को यूज़ करके, कैसे अपनी इकोनॉमी को यूज़ करके, कैसे अपनी डेमोग्राफी को यूज़ करके अपनी पावर को कैसे इनडायरेक्टली बढ़ाता है, दैट इज़ सॉफ्ट पावर। तो यही इंडिया जो है IIT बाहर इस्टेब्लिश कर रहा है फॉर सॉफ्ट पावर। तब IIT, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि अभी इंडिया ने IITs की ब्रांचेस बाहर खोली हैं। जैसे IIT मद्रास अब ज़ांज़ीबार में है, IIT दिल्ली अब जल्द ही अबू धाबी में आने वाला है। और ये जो अपने फॉरेन IITs हैं, इनके खुद के सेपरेट एग्ज़ाम होंगे एंड बाकी हर कंट्री के लिए ये एग्ज़ाम्स ओपन होंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे कि अगर अबू धाबी में है तो सिर्फ वहीं के बच्चे पढ़ सकें। ओवरऑल ग्लोबली कोई भी आके यहाँ पे पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्वालिटी का क्वेश्चन खड़ा होता है, यहाँ बाहर के कैंपसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन कैंपसेस को कौन फंड कर रहा है एंड क्या हम लोग इतने प्रिपेयर्ड हैं कि अब बाहर जाके भी हम लोग पढ़ाएं। तो ये सवाल खड़े भी क्यों होते हैं, क्यों ये सवाल आते हैं? तो इन सवालों का रीज़न्स ये है कि देखिए 1950s में सबसे पहला IIT आया था खड़गपुर, और उसके बाद 1950s वाले दशक में और भी ज़्यादा IITs आए और लगभग 4 या 6 IITs आए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे होने लगी। उसके रीज़न क्या थे? उस समय के IITs ने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन पार्टनरशिप की थी, जो ह्यूमन रिसोर्स था वो काफ़ी एक्सपर्ट और स्किल्ड था, और एक टाइप से छोटे स्केल पर ही हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो छोटे स्केल पे हम लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे। अब 2015 पे आते हैं, काफ़ी सारे IITs अब खुल गए हैं,
ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी अब IITs हो गए हैं। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि कहीं ना कहीं अब उस क्वालिटी को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। जो प्रोफेसर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी जो है की रेपुटेशन जो है वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की टीचिंग फैकल्टी डिसाइड करती है। लेकिन अब IITs को प्रोफेसर रिक्रूट करने में ही अब इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं एनरोल कर रहे हैं। इसका क्या हम देख सकते हैं, वैकेंसीज़ देखिए 2021 और 2022, ठीक है, IITs में अराउंड 361 अंडर ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है, 3083 के पोस्ट ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है और 1852 PhD स्टूडेंट्स की वैकेंसीज़ हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे फैकल्टी को, क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहा है IIT फैकल्टीज़? बेसिकली एक टाइप से ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज। क्यों IITs ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज फेस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो जो फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी कम सैलरी है, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेंड इंडियंस होते हैं वो वापस लो सैलरी में आके पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं और जो वर्क इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। एंड उसका एक डेटा देख लीजिए, ये डेटा भी आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि 2021 में आउट ऑफ 10,881 फैकल्टी सैंक्शन, अभी ऑलमोस्ट 4,300 फैकल्टी जो हैं वो वेकेंट है, फैकल्टी की प्लेसेस वेकेंट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन तो कर रहे हैं IITs का, ये अच्छा आइडिया भी है। इंडिया को अगर विश्व गुरु बनना है तो कहीं ना कहीं हमें बाहर भी अपने IITs को ले जाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बाहर के कैंपसेस को इंडिया में नहीं खोलने देना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ हो रही है। बट अगर हम डोमेस्टिकली भी चैलेंज फेस कर रहे हैं तो क्या बाहर एक्सपैंड करना अभी उचित रहेगा या नहीं? क्यों ना हमें पहले डोमेस्टिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग बने और फिर हम लोग बाहर एक्सपेंशन करें। तो बेसिकली ये आर्टिकल का पूरा समरी है। तो देख लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पहले पूछ चुका है, PYQ, स्पेशली वो वाले टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए हम बात कर चुके हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, उसके ऊपर सवाल आया है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए जीका वायरस के ऊपर क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए एंड इसको आंसर करिए। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए मैं बोल रहा था कि कीवर्ड्स के ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वोल्बैकिया मेथड हो गया, क्या है ये, इसके ऊपर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसको पॉज करिए आंसर के लिए। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज़ अ मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द इमरजेंस ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया? व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म्स फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग? क्रिटिकली डिस्कस वेरियस इशूज़ इन्वॉल्व। ये है आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन। आप इसको कमेंट बॉक्स में इस आंसर को अटेम्प्ट करिए एंड उसका आपको रिव्यू भी मिल जाएगा। सो ये आपका है GS 3 का क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।